नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 4 सितंबर 2024 को जो हमारा योग विषय में एग्जाम हुआ है उसका डेप्थ में एनालिसिस हम शुरू करेंगे। यदि आपने अभी तक कंप्लीट पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं तो आप सभी पीवाईक्यूज को एक ही जगह पर देखने के लिए एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आज तक जितने भी योग विषय में पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सब का डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस मिल जाएगा। पीवाईक्यूज को आपका किसी भी एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। इसलिए यदि आप योग विषय में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे वाईसीबी हो या कोई एंट्रेंस टेस्ट के रूप में हो, यदि आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पीवाईक्यूज को जरूर देखना, क्योंकि इन्हीं से निकल करके नया क्वेश्चन पेपर बनता है। एग्जामिनर ने जितने क्वेश्चन पूछने थे वो सारे के सारे अभी तक पूछे जा चुके हैं। अभी उन्हीं क्वेश्चंस को ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया जाएगा। तो इसीलिए पीवाईक्यूज आपके हर एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है। इन क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देखें। तो यहां पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी घोषणात्मक स्मृति कौन सी है? तो मेमोरी आपकी तीन तरीके से होती है। सबसे पहले तो सेंसरी मानते हैं हम, सेंसरी जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती होती है, मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म। उसके बाद में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही टाइप्स हैं, यहां पर पहले एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे सेंसरी मेमोरी के प्रकार कौन से हैं? आइकॉनिक और इकोइक। आइकॉनिक आंख से दिखता है, एकदम से झलक पड़ती है, जैसे मार्केट में गए बहुत सारी चीजें दिखी, आइकॉनिक मेमोरी। इकोइक बहुत सारे हॉर्न आदि कोई शोर हुआ, ईयर से सुनने वाली, ये सेंसरी के टाइप है। तो यानी आपका यहां पर देखो ध्यान से, बी और सी उत्तर नहीं होगा। बी और सी जहां पर है वो कट कर देंगे आप, बी नहीं है, सी नहीं है। ऐसे एलिमिनेशन आपको करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम को करने के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेशली एलिमिनेशन। और शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर आप बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो यहां पर ध्यान दो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्ड लिखा हुआ है ई, ये उत्तर नहीं होगा, यानी ई भी उत्तर नहीं हुआ। अब इनडायरेक्टली आपको राइट उत्तर मिल गया है। इनडायरेक्टली आपको राइट उत्तर, देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि पता हो, आपको निकालना आना चाहिए। तो राइट उत्तर आपका क्या हुआ इस प्रश्न का? लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी दोनों की दोनों आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं। तो यहां पर एपिसोड्स के रूप में आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी कहानियों को, अपने प्राचीन कहानियां, उन सबको आप डिक्लेयर यानी कि आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी से, या आप याद करते हैं। सिमेंटिक उनको वर्ड्स में पिरोना, शब्दों से, यानी ए और डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ए और डी। अब ये ध्यान रखना है आपको, बाकी के आपका इसमें से कोई भी आंसर राइट नहीं होगा, ये समझ करके चलना है। और क्यों नहीं है मैंने आपको बताया, क्यों नहीं है। अब इसके हम थोड़ा सा सही तरीके से प्रकार देखते हैं। यहां पर लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप दो भागों में बांटते होते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी को आप एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं। एनडीएम को, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को इम्प्लिसिट बोलते हैं। एग्जाम में अगली बार इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा तैयार रहेंगे आप। डीएम यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करें तो एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी। एपिसोड्स में हमारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आदि को रिमाइंड करते होते हैं। सीमेंट्स में हमारे वर्ड्स होते हैं, कथा कहानियों के रूप में डिस्कस करते होते हैं। ये आपके एक तरह से एक्सप्लिसिट मेमोरी के टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप हैं। एक्सप्लिसिट होती है वो कॉन्शियस मानी जाती होती है, कॉन्शियस मेमोरी का पार्ट माना जाता है। और एनडीएम जो होता है अनकॉन्शियस का पार्ट माना जाता है, अनकॉन्शियस का। ठीक है। नॉन डिक्लेरेटिव के अंतर्गत आप प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजरल मतलब प्रोसेस करते होते, कोई काम हो रहा है अपने आप हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं एक प्रोसेस हो रही है, ये अंदर से अनकॉन्शियसली आ रही है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे कर, अनकॉन्शियसली वो प्रोसेस हो रही है। नॉन डिक्लेरेटिव कैसे कैसे शब्दों का चयन करना है वो कॉन्शियस है, बट वो कहां पर रखें, कैसे है, वो सारा सारा अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रही है वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली। प्रोसीजरल मेमोरीज को, एनडीएम को हम नाम देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर इन्हीं से प्रश्न बनाएगा। तो जब वर्ड्स की यूज होगा, याद रखना वो सिमेंटिक मेमोरी होती है। तो इस प्रश्न का अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपसे प्रणिपात सेवा तथा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहां पर है? तो सबसे पहले ये भगवत गीता का श्लोक है। भगवत गीता में 4.34 है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है। यदि आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा तो यूनिट 9 जब आप देखेंगे, यूनिट 9 तो उसमें स्पेशली ये श्लोक मेंशन किया गया एज इट इज कि ये श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सेम शब्द बोल करके। यानी कि इसके लिए विद्यार्थी को अलग से नहीं पढ़ना था, केवल अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आपका ये प्रश्न 100% राइट होना था।
तो यहाँ पर जो 6:34 दिया गया है, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि इसको मन कहते चंचल है बहुत ज्यादा, और इसको इंद्रियां निग्रह कर लेती है। इस जैसे वायुर इव दुष्क्रम, जैसे मन वैसा है जैसे वायु खराब होती है ना, खतरनाक होती है, वायु कैसे होती है, कंट्रोल में नहीं आती, इतना ही कहते मन चंचल है, वायु के समान, वायु की मन से तुलना कर दी। आपका ये क्वेश्चन इन फ्यूचर बनेगा डेफिनेटली। दूसरा, हठ प्रदीपिका का ऑप्शन दिया गया है 4:22 कह करके। यहां पर हेतु द्वयम तो चित्त से, कहते चित्त के दो हेतु है, क्या क्या है, वासना और समीर। वासना बोलते हैं हम मन के विचारों को, वासनाओं को, और समीर मतलब वायु यानी प्राण वायु को। मन और वायु एक तरह से ये दो शब्द हेतु हो गए चित्त के, यानी वासना और समीर ऐसे यूज किया है। एक का भी कहते इनमें से नाश कर देंगे तो कहते दोनों के दोनों का नाश अपने आप हो जाता है। फिर योग सूत्र का ऑप्शन दिया गया है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, कि मूर्धा में कहते आप धारणा करेंगे तो उसमें सिद्धों का दर्शन होता है। इसके बाद जो राइट आंसर है हमारा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। 4:34 ये श्लोक है भगवत गीता का, ही हमसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रणिपात करें, फिर प्रश्न पूछे, फिर सेवा करें, और फिर उसके बाद में आपको ज्ञानी लोग जो है तत्व ज्ञान देंगे। तो ये आज तक तो ये श्लोक संख्या पूछ ली, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है इस श्लोक को तोड़ करके पूछा जाए, जैसे तद विद्धि प्रणिपातेन, ये ए ऑप्शन हो गया। आगे जो परिप्रश्न सेवया, इसको बी कहना होगा, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम सी, और आगे डी। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए श्लोक को कंठस्थ जरूर कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। बाकी आपको सारी रेफरेंस दे दिए कि कौन सी चीज कहां से किस रूप में पूछी गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम इंपॉर्टेंट बात, भगवत गीता किसने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण जी ने लिखी है, कृष्ण जी ने उपदेश दिया है गीता का अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, परंतु महाभारत कौन लिखते हैं, व्यास जी। और गीता किसका अंग है, महाभारत का, महाभारत का यही एक अंग है। महाभारत में भीष्म पर्व, भीष्म पर्व जो कि छठा पर्व है, उस पर्व के अंतर्गत 25 से 42 अध्यायों के बीच में भगवत गीता का वर्णन देखने को मिलता है। 25 से 42 अध्यायों के बीच में, बहुत सारी बुक्स में आगे पीछे ये शब्द वेरी करता है, परंतु यही एग्जैक्ट है विद रेफरेंस। आप प्लीज यही याद रखें, 25 से 42 अध्यायों के बीच में वेरी करता है। भगवत गीता में 700 श्लोक है, इसमें भी कंट्रोवर्सी कि कितने हैं कितने नहीं है। तो 700 श्लोक आपकी गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित भगवत गीता है उसमें एग्जैक्टली 700 श्लोक मिलते हैं, ना ही एक ज्यादा ना ही एक कम। टोटल 18 अध्याय, 18 अध्यायों के नामकरण आपको जरूर कंठस्थ होना चाहिए, एक एक अध्याय आपको रटा हुआ होना चाहिए। एग्जामिनर वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है किस अध्याय में क्या विषय वस्तु, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको सूची 1 और सूची 2 दो को आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन देखते ही आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि कहां से है, इसका मतलब आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर रखी है। यह त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से लिया गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से ये प्रश्न है पूरा का पूरा, देखने पर हमें मालूम हो रहा है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इंद्रियों के प्रति वैराग्य, देह इंद्रियेषु वैराग्यम इति यम इति उच्यते, ऐसा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आता है। परमात्म तत्व से अनुरक्ति, ये जो है नियम में देखने को मिलता है। वस्तु में उदासीन भाव जो है आसनों में देखने को मिलता है। और चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन, ये जो शब्द है ज्ञान योग से कोरिलेट किया गया है, यानी कि आपका चित्त जो है आत्मिक उत्थान श्रेय मार्ग में लगे, ऐसा शब्द ज्ञान योग के लिए आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, आप देख पा रहे हैं। परंतु हमें इसके साथ में अलग बातें जाननी है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के बारे में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग है। अष्टांग योग से पहले वो ये कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग भी है। सर इसमें कर्म योग और ज्ञान योग ऐसे भी बात करते हैं, ज्ञान योग दो की बात करते हैं। उनको बात करने के बाद में अष्टांग योग पर चर्चा करते हैं, और अष्टांग योग के अंगों की डेफिनेशन अपने स्टाइल में सबसे डिफरेंट वे में देते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहले त्रिशिखी नामक एक ब्राह्मण जो है आदित्य लोक में जाकर के भगवान आदित्य से प्रश्न पूछते हैं कि ये संसार आदि कैसे बना है। तो उसमें फिर वो कर्म योग ज्ञान योग को बताकर अष्टांग योग के बारे में उपदेश देते हैं। तो यहां पर नीचे श्लोक दिए गए जहां से आपका कल को, आज तो हिंदी में पूछ लिया कि देह इंद्रिय से वैराग्य क्या कहला रहा है, यम कहला रहा है, नियम परमात्म तत्व में अनुरक्ति, आसन सभी वस्तुओं में उदासीन भाव, प्राणायाम संपूर्ण जगत का मिथ्या प्रतीत होना, प्रत्याहार चित्त का अंतर्मुखी भाव, धारणा चित्त का निश्चल भाव होता है, और ध्यान चिन्ह मात्र स्वरूप, और समाधि ध्यान का भी पूर्ण रूप से अभाव हो जाना, विस्मरण हो जाना। ये हिंदी में पूछ लिया। कल को एग्जामिनर संस्कृत में डेफिनेटली पूछेगा, तो प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि
एग्जामिनर कल को कहे देह इंद्रियेषु वैराग्यम, इतना कह करके और आपको आगे यम कहना होगा, इसी क्वेश्चन को संस्कृत में पुट करेगा, तो आपको इस संस्कृत की लाइनें आपको अच्छे से कंठस्थ हो जानी चाहिए। अनुरक्ति परितत्वे सततम नियमः स्मृतः सर्व वस्तूनि उदासीन भावम आसनम उत्तम। टोटल आसन इस ग्रंथ में कितने बताए गए हैं? 17 आसन बताए गए, जो कि उपनिषदों में सबसे ज्यादा अधिकतम आसन इसी ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। जगत सर्वम इदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयमः, जगत में मिथ्या प्रतीति होना प्राणायाम है। चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सप्तम, चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदु, सोहम चिन्ह मात्रम एव इति चिंतनम ध्यानमुच्यते, ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधिर अभिधीयते। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे श्लोक 28 से 32 श्लोकों में कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार हमने सारे अष्टांग योग में क्या क्या चीजें हैं वो सारी देख ली है। कल को जो क्वेश्चन बनेगा उसकी संभावना भी हमने प्रेडिक्ट कर ली है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में कितने श्लोक हैं? 165 श्लोक हैं। और त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? त्रिशिकी, शय से शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से यह जुड़ा हुआ है, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प अ टीचर इन अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टीचिंग मेथड एंड ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन जानबूझ करके इंग्लिश में रखा गया, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको प्रश्न का उत्तर, ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड, एनाटॉमी या साइकोलॉजी, इनका उत्तर इंग्लिश में देना आसान होता है। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश को थोड़ा सा परहेज करते हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, नेट जेआरएफ जब करके आप पढ़ाने या रिसर्च करने जाएंगे तो इंग्लिश नेसेसरी लैंग्वेज होगी, तो उस पर आप अभी से काम करना शुरू कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, सम्माननीय है, श्रेष्ठ भाषा है, संस्कृत श्रेष्ठ भाषा है, परंतु हमारा जो करियर बन रहा है, रोजगार जो मिल रहा है, उसके लिए वर्तमान में अभी जो भाषा चल रही है वो इंग्लिश है। तो इसलिए इंग्लिश से परहेज न करें, कोशिश करें, उस पर काम करें, उसको लर्न करने की, उसको सीखने की। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इन चीजों में से? तो यहाँ पर लेसन प्लान आपका राइट आंसर है। लेसन प्लान का मतलब होता है कि आप पहले से स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मुझे क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, और मेरा उद्देश्य क्या, मैं किन को पढ़ा रहा हूं, और मुझे क्लासरूम में किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे किन किन पॉइंट्स पर मेन फोकस करना है, ये सारी चीजें लेसन प्लान के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। टीचिंग एड्स की बात करें तो टीचिंग एड वो चीजें होती है जिनसे सहायता होती है टीचिंग करते टाइम। जैसे अभी मैं टीच कर रहा हूं तो मुझे पेन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे जो है सॉफ्टवेयर चाहिए, ये, या फिर क्लासरूम ऑफलाइन की बात करें तो वहां पर चौक, डस्टर आदि ये टीचिंग एड्स में आ जाते हैं, या दृश्य या श्रव्य सामग्री आ जाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, जो होशियार है, जो नालायक है, उन शरारती है, उनको कैसे मैनेज करेंगे। टीचिंग मेथड जो है उसमें आपकी मेथड्स आ जाते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन आदि मेथड्स आ जाते हैं। तो यहां पर जो प्रश्न का उत्तर है, जिस रूप में प्रश्न पूछा गया, उसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 लेसन प्लान आपका राइट होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई कुंभक के लिए उपयोगी क्या है? तो हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी लेखक हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया, उसी हिसाब से आपको उत्तर देना। देखो उज्जाई के लिए क्या प्रमुख है? उज्जाई कहां से होता है? गले से होता है। तो गले में कफ रोग होते हैं, उनके लिए लाभदायक होना चाहिए, तो ए उत्तर होगा ही होगा। आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप तुक्का लगा करके भी कर सकते हैं। आप है ना, सारी चीजें आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम में हर चीज आप रटी होंगी। आप एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, काटना क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, उसके बेस पर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भूख प्यास में उज्जाई का वर्णन कहीं पर भी नहीं आता है, तो ये शुद्धा की ऑप्शन डी नहीं हो सकता। और कफ दोष का नाश करा तो पित्त से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो डी और ई आपका उत्तर नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो ए उत्तर होगा ही होगा। देखो डी और ई नहीं हो, तो अब हम इस बेस पर, इतनी छोटी सी नॉलेज के आधार पर हम एलिमिनेट करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो ए जहां पर नहीं है वो उत्तर नहीं होगा, ए यहां नहीं है उत्तर नहीं है, ए यहां भी नहीं है, अब 3 और 4 में है, डी और ई हो नहीं सकता, यानी कि ये भी नहीं होगा 3। तो इतना आसानी से आपको आंसर मिल गया। देखो हल्का सा आपको क्या है और क्या नहीं है, आपको क्वेश्चन के बारे में बस इतना भी पता है ना कि राइट आंसर क्या है, तो हो ही जाएगा राइट। ये भी पता है कि क्या नहीं हो सकता, तो भी आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए आप एग्जाम देते टाइम, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम आता है उस दिन कहते हैं सर मेरी तैयारी नहीं है, मैं इसलिए एग्जाम नहीं दूंगा। तो तैयारी आपको कंटेंट की नहीं करनी होती, अपने कॉन्फिडेंस की तैयारी करनी है, अपने एलिमिनेशन प्रोसेस की। आपको ओवरऑल कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी, उस बेस पर एग्जाम क्रैक होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने जिनको एक एक शब्द याद होता है, इसके बावजूद वो एग्जाम में नेट भी नहीं क्रैक कर पाते। और बहुत सारे विद्यार्थी जस्ट ओवरव्यू लेते हैं, एक कॉमन सेंस डेवलप करते हैं अपने अंदर, और उसके बेस पर वो एग्जाम में जेआरएफ भी कर जाते हैं और अच्छा स्कोर क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट मायने यही रखता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप ओवरऑल समस्या को कैसे सोल्व करने वाले हैं। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने रटा है या नहीं रटा है। तो तैयारी हो या ना हो,
एग्जाम आपको हर हाल में देना ही देना, ये याद रख लें। कोई भी बहाना ना लगाएं कि मैं सर इसलिए एग्जाम नहीं दे रहा या नहीं दूंगी। ठीक है, एग्जाम देना ही देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बट इसी के साथ में हमें इसको डेप्थ में देखना है अच्छे से। सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि हठ प्रदीपिका में कितने कुंभक है। हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक है। सूर्य, भेदनम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी इति अष्ट कुंभका। ये हठ प्रदीपिका में कुंभक दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। 8 के 8 सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर सीक्वेंस पूछेगा। उज्जाई की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कुंभक आता है उज्जाई। नासिका से आपको सांस लेना है और कंठ से हृदय तक स्पर्श करवाना है, और उसके बाद में कुंभक करें, कहते हैं पूर्ववत कुंभयेत प्राणम। कुंभक करके रेचेद ईड़या, ईड़ा नाड़ी से आपको रेचन करना है, श्वास को छोड़ना है। ईड़ा, जब भी आपको कुंभक करने के बाद में श्वास छोड़ने की बात करें, या तो दोनों नासिका से छोड़ना है या फिर एक से छोड़ने का है, तो ईड़ा का ही विधान है। सामान्य रूप से ईड़ा को ही कहा जाता है। अगर एक का ही ऑप्शन आपको मिले तो ध्यान रखना। तो इसमें ईड़ा से सांस छोड़ना है। और दूसरा, इसके लाभ क्या है? श्लेष्म दोषरम, श्लेष्मा मतलब कफ, कफ किसका? कंठ का दूर करता है। देहानल विवर्धन, देह की अग्नि यानी जठराग्नि वर्धित करता है। नाड़ी जलोदर, नाड़ी रोग जलोदर, और धातुगत दोष विनाशनम, धातुगत दोषों का भी नाश करता है। इसी के साथ में कहा जाता है गच्छता तिष्ठता कार्यम, कहते आते जाते उठते बैठते कभी भी, कहते उज्जाई कुंभक को किया जाता है। उठते बैठते कभी भी इसका अभ्यास करने के लायक बताया गया है उज्जाई को। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी इसको किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ए एंड सी कफ दोष और धातु दोषों का नाश उज्जाई से होगा एज पर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, पंच महाभूत है, उनमें से उनके बीज मंत्र आदि क्या है? पूछा वशिष्ठ संहिता के अनुसार है। अब एक कॉमन सेंस याद रखना, किसी भी ग्रंथ में चले जाओ महाभूतों का क्रम सेम ही रहता है। आपका उत्पत्ति क्रम हमेशा आकाश का पहले होता है, आकाश, फिर उसके बाद में वायु, फिर अग्नि होता है पैदाइश क्रम में, फिर जल होता है, और फिर पृथ्वी को माना गया पांचवें तत्व। और इनके बीज मंत्रों की बात करें तो पृथ्वी की साइड से याद रखना लवर यह, ये याद रखना लवर यह, ये ट्रिक है। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है तो लम वम रम यम और हम ऐसे बोलते होते हैं इनको। बीज मंत्र है ये पांचों महाभूतों के। तो अब यहां पर प्रश्न पूछा गया, कहता वायु का क्या है? तो वायु का यम है, आपके सामने दे रखा है। जल का क्या है? जल का वम है, आपको दे रखा है। वहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तेज बोलते हैं अग्नि को, तो अग्नि के लिए रम यूज किया गया है। पृथ्वी तत्व की बात करें तो लम है। सामने सारा का सारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस का है। कल को आपसे सीक्वेंस पूछी जा सके, उत्पत्ति क्रम। सबसे पहले सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर उत्पत्ति होती है, स्थूल की ओर। तो आपको कल ये कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म लेकर जाओ तो पृथ्वी पहला हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल आएंगे तो आकाश से पृथ्वी आएगा। ये आपके तत्वों का क्रम है, ये याद रखेंगे आप। इसी के साथ में इनकी तन्मात्राएं होती है, जैसे आकाश के लिए शब्द शब्द यूज होता है, वायु के लिए स्पर्श होती है, अग्नि यानी तेज के लिए रूप यूज होता है, जल के लिए रस यूज होता है, और पृथ्वी के लिए गंधवती पृथ्वी बोला जाता है। ऐसे इसके 5 तन्मात्राएं बताई गई है। बीज मंत्र आदि को नोट रख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड होती क्या है? एड्रिनल, एड्रिनल रीनल होता है किडनी के लिए। तो किडनी में जो एड है वो, यानी ये किडनी के जस्ट ऊपर रहती थी, किडनी के जस्ट ऊपर रहती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब इसके कोर्टेक्स, कोर्टेक्स भाग हमेशा किनारा, किनारे को कोर्टेक्स बोलते हैं। कोर्टेक्स आउटर पार्ट होगा हमेशा किसी ऑर्गन का किनारा। जैसे समुद्र है, उसके कोर्टेक्स क्या होगा? बीच बोलते हैं समुद्र में, वो कोर्टेक्स है उसका। और समुद्र के बीच में सबसे गहरी खाई होगी, उसको मेडुला बोलेंगे। मेडुला अंदर का भाग होता है, मेडुला हमेशा अंदर का भाग होता है, ओके। और कोर्टेक्स होता है बाहर का। इसके कोर्टेक्स जो है 3 लेयर में है, 3 किनारे हैं कोर्टेक्स के, 3 लेयर बांटी गई इसकी, ठीक है। कोर्टेक्स किनारे वाले भाग की ऐसे करके 3 लेयर है इसकी। ये बाहर की होगी, ये दूसरी अंदर, फिर तीसरी अंदर, और फिर अंदर मेडुला है ही है। ऐसे आप बांट सकते हैं, इसके 3 लेयर बांट सकते हैं। तो तीनों लेयर से 3-3 हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे जैसे 1, 2 और 3, GFR होता है एक रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उस तरीके से याद रखें GFR से। जी के नाम से आपको जोन, पहला जोना, जोन को यहां जोना बोला गया, जोना ग्लोमेरुलोसा, इसका नाम है ग्लोमेरुलोसा। ऐसे एफ से जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा ये नाम है इस जोन का, एरिया का नाम है ये दूसरे का। फिर जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस ये नाम है। ये तीनों के तीनों कोर्टेक्स में है।
अब इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लोमेरुलस से जो हार्मोन्स निकलेंगे उनका नाम हम देते थे मिनरेलोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड, कोर्टिकोइड ऐसे नाम देते हैं। फेसिकुलेटा से जो निकलेंगे उनको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड बोलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोर्टिकोइड, ठीक है। रेटिकुलाई से जो निकलेंगे उनको बोलते हैं गोनेडो कोर्टिकोइड, कोर्टिकोइड ऐसा नाम देते होते हैं। अब इनमें से जो हार्मोन्स मिलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड के रूप में जो हार्मोन प्रसिद्ध है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ओके। ग्लूकोकोर्टिकोइड से जो निकलता है उसका प्रसिद्ध हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। ऐसे रेटिकुलर से जो निकलते होते हैं गोनेडोकोर्टिकोइड उनमें है एंड्रोजन, प्रसिद्ध नाम है, एंड्रोजन प्रसिद्ध नाम है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये जो है इसके प्रसिद्ध नाम है। अब अंदर मेडुला की बात करते हैं, मिड पार्ट में है, अंदर ही अंदर है, उसके जो हार्मोन्स है उनको नाम देते हैं, मेडुला वाले को हम नाम देते हैं, मेडुला हार्मोन्स का नाम क्या होता है, कैटेकोलामिन, 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 ठीक है, कैटेकोलामिन। कैटेकोलामिन में जो हार्मोन्स होते हैं जो, वो एक तो होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये दूसरा होता है नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को आप एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनलिन, और नोर एपिनेफ्रिन को नोर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं आप। तो ऐसे आपका ये प्रश्न हो गया। अब देखो ध्यान से, ये सारी एड्रिनल ग्लैंड को अच्छे से डिस्कस किया हमने। आपसे नेक्स्ट टाइम में किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंतु हमें ये क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहिए। आपको एड्रिनल के बारे में सपोज करो नहीं पता, एग्जाम में गए नहीं पता, किसी और के बारे में तो पता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो यहां पर क्या क्या एलिमिनेट करने योग्य है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से होता है, मेलाटोनिन, ठीक है, यानी जो रंग आदि आपको देगा मेलाटोनिन वो होता है, तो ये इसका काम नहीं है, बी एलिमिनेट हो गया। तो बी जहां पर है वो ऑप्शन नहीं होगा, आपका उत्तर बी को कट कर दो सर, ओके। सेम ऐसे प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है जिसका काम होता है प्रोलैक्टिन, लैक्ट बोले तो दूध, प्रो मतलब प्रोड्यूस, दूध को जो प्रोड्यूस करे। डी भी आपका ऑप्शन राइट नहीं हो सकता, यहाँ पर डी को भी कट कर दो, डी चाहे वो भी कट। तो आपको राइट नहीं पता फिर भी आप राइट निकालते हैं, रोंग पता है तो भी आप राइट निकाल लेते हैं आराम से। एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर देखो ध्यान से, आप राइट उत्तर मिल गए, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोज, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो अपना फेसिकुलेटा है कोर्टेक्स का सेकंड पार्ट, वहां से निकला जिसका नाम है कोर्टिसोल। कल को अंदर के हार्मोन पूछे जाएंगे। फिर गोनेडोकोर्टिकोइड रेटिकुलरिस से निकलता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड जो है आउटसाइडर सबसे ज्यादा ग्लोमेरुलसा, वहां से निकलता था। ये सबके नाम हो गए, और ये नाम अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना। जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखी है उनको तो एक एक चीज इसके बारे में पता होगी। तो यदि आप भी अपने नेट जेआरएफ की जर्नी आसान बनाना चाहते हैं तो आप आज से ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना सिस्टमेटिक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर याज्ञवल्क्य स्मृति के संदर्भ में इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। तो यहां ये प्रश्न काफी डेप्थ से आया है। याज्ञवल्क्य स्मृति एक ऐसा ग्रंथ है हमारे सिलेबस में जिसमें से क्वेश्चन को एज्यूम करना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर का कुछ भी पता नहीं है। इतना बड़ा ग्रंथ है, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। हर जगह पर योग प्राणायाम के बारे में कुछ ना कुछ बातें मिली जाती है, तो क्लियरिटी नहीं आती है। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से जानते तो उत्तर कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई तुक्का नहीं चल सकता है। तो इंद्रियों के संयम का क्रम देखें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित, ऐसे 3 है। इनमें से जो तीसरा है प्रायश्चित, उसी के अंदर एक प्रायश्चित प्रकरण है जिसमें यति धर्म प्रकरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो यहां पर ये श्लोक आपको देखने को मिलेगा, सत्यम अस्तेयम अक्रोधो ही शोचम धी धृति, ह्री लज्जा, शोच धी मतलब बुद्धि को बोल देते हैं, या उत्तम बुद्धि की उच्चतम स्तर है, विवेक आदि से अर्थ लिया गया है जैसे एग्जामिनर ने दिया, धृति धैर्य को बोलते हैं। तो यहां पर कहा गया संयंत इंद्रियता विद्या धर्म सर्व उदायत, कहते सभी धर्मों का जो सार है वो इंद्रिय संयम है। वो कैसे कैसे होता है, कहते इस तरीके से हो रहा है। तो इंद्रिय संयम का जो अगर हम क्रम देखते हैं तो उसके अनुसार अगर हम इनको अरेंज करें तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है, जैसे धैर्य धृति को बोला गया है, ए हो जाएगा। लज्जा बी का मतलब है, ह्री को बोलते लज्जा। अक्रोध डी को बोला गया, यहां पर जिसको जो बोला है वो उत्तर आप करते जाइए। अस्तेय के लिए सी यूज किया है, और यहां पर देखो विवेक शब्द है, विवेक कहीं पर भी नहीं है। तो धी के लिए हम विवेक इमेजिन कर सकते हैं कि धी मतलब बुद्धि, उच्चतम स्तर विवेक के रूप में ले लिया है। हालांकि विवेक शब्द श्लोक में नहीं है, बट धी को उसने विवेक मान करके चला है। हालांकि ये सही चीज नहीं है, एग्जामिनर की बिल्कुल गलती है यहाँ पर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। ऐसे तो धृति को भी विवेक माना जा सकता है, किसी को भी विवेक मान लो, ऐसा कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता है। तो एज पर श्लोक देखे तो ये विवेक शब्द तो गलत है, बट फिर भी क्योंकि हमें क्वेश्चन को आंसर निकालना है तो धी को यहाँ पर
हम एज ए विवेक मान के चल सकते हैं इसका आंसर करके। तो राइट आंसर देखते हैं, तो सी डी बी ई ए ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कितने अध्याय, कौन से अध्याय में कौन कौन से प्रकरण है। सब अध्याय आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन अध्यायों की जो चैप्टर्स हैं उनके नाम जरूर रट लें। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। यहां पर कहा गया है कि किसने पर्सनल साइकोलॉजी को जन्म दिया। पर्सनल साइकोलॉजी के जन्मदाता कौन है? एक्चुअल में ये पर्सनल साइकोलॉजी अब योग की कोई पुस्तक में लिखा होगा। पर्सनल साइकोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी कि हर एक जो व्यक्ति है लर्न करता है, देखता है, चीजों को एक्सपेक्ट कर फील करता है, उसका इंडिविजुअल स्तर होता है, कहता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी है। तो इसको देने वाले कौन थे? अल्फ्रेड एडलर, ये अपना नाम होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके अलावा बाकी सभी जो है एरिक फ्रेम आदि, कार्ल जंग ने पर्सनैलिटी के बारे में बताया, अब्राहम मैस्लो ने नीड ऑफ हायरार्की के ऊपर चर्चा की है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये पर्सनल साइकोलॉजी अब योग की बुक में वर्ड था तो दे दिया, अदरवाइज इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर्टिकुलर वर्ड है, कल को प्रश्न घूम करके आ सकते हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजी कौन है? अल्फ्रेड एडलर, याद रखेंगे अल्फ्रेड एडलर, ये इनका राइट नाम होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से 10 क्वेश्चन किए। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। यदि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज या कंप्लीट नेट जेआरएफ की स्टडी करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन अभी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएंगे सिस्टमेटिकली, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।